जो हमने अभी तक एनवायरनमेंट यूनिट में पढ़े हैं उन सब का ये पीवाईक्यू का मिक्सचर है। ओके, तो हम देखेंगे कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और पीवाईक्यू के थ्रू बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को भी हम रिफ़्रेश आवाज़ करेंगे। स्लो आ रही है मैम। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को रिफ़्रेश करेंगे और उसके साथ नए कॉन्सेप्ट्स को भी सीखते चलेंगे। ठीक है, अब आवाज़ धीमी आ रही है आवाज़। हेलो, अब ठीक है? ओके, तो हम क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड वाइल एस्टिमेटिंग AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। जब मेज़र करते हैं तो हम इनमें से कौन से गैसेस को इंक्लूड करते हैं उसमें? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड और डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। इसमें से क्या सही होगा? चैट बॉक्स में बताओ, गेस करो। सेकंड कह रहे हो आप? हाँ, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो डाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, तो हम देखते हैं। राइट, तो करेक्ट ऑप्शन है इसका 2। तो जब AQI मेज़र करते हैं, इसको याद रखना है आपको, उसमें 8 मेजर पॉल्यूटेंट्स जो एयर में प्रेजेंट है, उस पॉल्यूटेंट्स को मेज़र करके हम चार्ट बनाते हैं कि जो सिचुएशन है वो गुड है कि मॉडरेट है या फिर अनबियरेबल है, अनहेल्दी है, वेरी अनहेल्दी है या फिर हैज़ार्डस है। तो ये जो स्लाइड आपको दिख रही है आपके सामने, इसमें जो भी चीज़ें हैं आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। तो इसमें क्या क्या आपको ध्यान में रखना है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है AQI में 8 पॉल्यूटेंट्स को आपको याद रखना है, जिसमें से एक है PM2.5 और PM10, ओजोन O3, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड एंड अमोनिया। ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। ठीक है, टोटल 8 एयर पॉल्यूटेंट्स। और यहाँ पे नंबरिंग की गई है कि अगर वैल्यू 0 से 50 होगा तो जो वहाँ का एयर का क्वालिटी है वो किस तरह का है? गुड क्वालिटी, मतलब आप उसको ब्रीथ कर सकते हो। और उसका कलर कोड होता है ग्रीन। 51 से 100 है तो मॉडरेट, 101 से 150 है अनहेल्दी ऑरेंज, 151 से 200 की तरफ है पिंक रेड की तरफ जा रहा है हाईली अनहेल्दी, 201 से 300। एग्ज़ाम में अभी तक कलर कोड नहीं पूछे गए हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपसे ये नंबर और ये जो क्या स्पेसिफाई कर रहा है 0 to 50, 51 to 100, ये पूछे गए हैं। तो आपको इधर वाली चीज़ याद रखनी है और ये जो रेंज दी गई है इस रेंज को भी आपको याद रखना है। 301 से लेकर 500 क्या हो गया? हैज़ार्डस, मतलब बहुत ही खतरनाक। तो ये है AQI। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अब आपको पास सवाल ये है कि इसमें से कौन सा केमिकल ट्रीटमेंट है वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में। जब वाटर को ट्रीट किया जाता है, इसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो उसमें केमिकल स्टेप्स भी होते हैं ना, कि वाटर को किस तरीके से केमिकली ट्रीट किया जाता है। तो आप देखो ऑप्शन क्या है? फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, कोएगुलेशन, स्क्रीनिंग, छनाई, तलछटन, जमावट और जांच। तो इसमें से क्या करेक्ट है? केमिकल का इस्तेमाल करना है उसको ट्रीट करने के लिए, राइट? सो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। जो कोएगुलेशन का जो स्टेप होता है वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में,
वो एक केमिकल ट्रीटमेंट के अंदर आता है, रासायनिक उपचार। ये देखिए, ये आपके सामने वाटर ट्रीटमेंट का प्रोसेस है कि क्या क्या स्टेप्स है वाटर को ट्रीट करने के लिए। ये है कोआगुलेशन का स्टेप, ठीक है। आपने पहले वाटर को लिया, फिर इसको कोआगुलेंट में डाला, कोआगुलेट किया। कोआगुलेशन के अंदर क्या होता है कि जो भी इसमें वेस्ट है उसके बड़े बड़े लम्प्स बन जाते हैं, चीज़ें सेपरेट होने लगती हैं। फिर उसको फिर सेडिमेंट करते हो, आप उसको जमाते हो, तो जो गंदगी है वो नीचे जम जाती है, जो फिर पानी ऊपर फ्लोट करता हुआ बचता है वो फिर फिल्टर होता है। फिल्ट्रेशन के बाद उसको डिसइंफेक्ट करते हैं क्लोरीन या अदर केमिकल्स के थ्रू। अब पानी क्लीन हो गया, अब आप इसको स्टोर कर देंगे और फिर इसको घरों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जो वाटर ट्रीटमेंट के जो स्टेप्स हैं, किसके बाद क्या आता है, किसके बाद क्या आता है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखो और अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या आता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या आता है। देखो, ये रॉ पानी है, गंदा पानी है, इसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ है, ये क्लीन वाटर नहीं है कि आप डायरेक्टली कंज्यूम कर सको, है ना। फिर इस वाटर को सबसे पहले क्या किया जाएगा, स्क्रीनिंग करते हैं। उसके बाद इसको कम्यूनेटर में डालते हैं, ग्रिट चैम्बर में जाता है, और जो ग्रिट चैम्बर में जाता है जो भी मिट्टी ग्रिट है, बड़े बड़े पत्थर वत्थर है, वो नीचे जम जाते हैं, ये फिर बाहर डिस्पोज हो जाता है। फिर जो पानी ऊपर बचता है फ्लोट करता हुआ, ये जाता है प्राइमरी क्लैरिफायर में। अब यहाँ पर पानी दो तरीके से मूव करेगा। एक है जो प्राइमरी स्लज, जो गंदगी है वो इधर नीचे से सेटल होके इधर ट्रांसफ़र हो जाती है और डिस्पोज हो जाती है। जो ऊपर पानी फ्लोट करता हुआ साफ़ पानी बचता है, फिर इसको एरेशन टैंक में डालते हैं। इस टैंक में एयर के माध्यम से, एयर कंप्रेशन के माध्यम से वाटर को प्यूरिफाई करने की कोशिश की जाती है। फिर इसको सेकेंडरी क्लैरिफायर में डालते हैं। प्राइमरी था ये, अब सेकेंडरी क्लैरिफायर में डालेंगे। यहाँ पर भी जो स्लज है वो फिर से नीचे जमेगा, फिर से इसको एक चक्कर लगाएंगे, ये फिर से एरेशन टैंक में जाएगा, ठीक है। और जब बार बार चक्कर लगाने के बाद बहुत गंदगी बच रहा है बाद में कि आप इसको दोबारा नहीं कर सकते, तो फिर ये नीचे जाके डिस्पोज होके बाहर निकल जाएगा। अब जो आपका क्लीन पानी हो गया, अब इसको फिर आगे ट्रांसफ़र करेंगे। इसमें आप डिसइंफेक्टेंट डालोगे। वाटर अब क्या है, क्लोरीनेटेड है, प्यूरीफाई है। फिर आप उसको या तो डिस्चार्ज कर दोगे सरफेस में, फिर टर्शियरी ट्रीटमेंट होगा तो फिर घरों में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से वेस्ट वाटर, जो वाटर ऑलरेडी वेस्ट कैटेगरी में आ चुका है, उसको हम ट्रीट कैसे कैसे कर सकते हैं। तो एक और चार्ट है, इसको समझने के लिए देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, क्योंकि इसमें स्टेप्स पूछते हैं कि किसके बाद क्या, किसके बाद क्या, किसके बाद क्या। तो स्टेप्स जानना बहुत ज़रूरी है। स्क्रीनिंग हो गया, फिर कोआगुलेट होगा। देखो ये याद रखना, कोआगुलेशन के बाद होता है फ्लोक्यूलेशन, कोआगुलेशन एंड देन फ्लोक्यूलेशन। फिर सेडिमेंट बेसिन में सेडिमेंटेड फॉर्म में जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, लास्ट में फ़िल्टर होगा। फिर इसमें आप क्लोराइड डालोगे, है ना, डिसइंफेक्टेंट, फ्लोराइड, ये सारी चीज़ें करते 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 स्टोर करोगे या फिर आप ग्राउंड में पानी को छोड़ दोगे। सो इस तरीके से वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जाता है इंडिया में। इसको याद रखना है, CFS, कोआगुलेशन, फ्लक्यूलेशन, सेडिमेंटेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वाटर ट्रीटमेंट में एरेशन प्रोसेस है, अभी ऊपर आपको मैंने चार्ट दिखाया था एरेशन प्रोसेस का। इस प्रोसेस में क्या होता है, रिमूव्स एक्सेस एंड ऑब्जेक्शनेबल गैसेस, रीएडजस्ट द pH ऑफ वाटर, रिमूव द लार्ज पार्टिकल्स ऑड फ्लॉक फ्रॉम वाटर एंड रिमूव्स द सॉलिड पार्टिकल। इसमें से क्या होगा, एरेशन प्रोसेस में वाटर के लिए क्या चीज़ें होती हैं, वो क्यों किया जाता है ट्रीटमेंट। फोर्थ, सॉलिड पार्टिकल्स।
Okay, anyone else? Third, removes the large particles of flock. नहीं, फ्लॉक है तो यहाँ पे फ्लॉकुलेशन होना चाहिए ना, फ्लॉक है, इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट होना चाहिए। यस, करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट है कि जो आप एरेशन प्रोसेस करते हो उस पानी में जो भी हार्मफुल या ऑब्जेक्शनेबल गैसेस हैं जो कि हमारे बॉडी को ज़रूरत नहीं है उन सबको रिमूव किया जाता है। तो एरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एयर इज़ सर्कुलेटेड थ्रू मिक्स्ड विथ और डिजॉल्व इन अ लिक्विड। मतलब एरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एयर को सर्कुलेट किया जाता है और उस सर्कुलेशन से जो है एक्सेस या ऑब्जेक्शनेबल गैसेस है वो रिमूव होती है। तो एरेशन प्रोसेस से आपका दो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हो सकता है वाटर ट्रीटमेंट में। पहला है डीगैसिफिकेशन, जो भी अनवांटेड गैसेस हैं वाटर में उसको आप रिमूव कर रहे हो, और ऑक्सीजनेशन कि वाटर में जितने मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए अगर उसका कंटेंट कम है वाटर में H2O में तो उस ऑक्सीजन को भी वो इंक्रीज़ करते हैं। तो एरेशन का ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क है। एरेशन ब्रिंग्स वाटर एंड एयर, वाटर और एयर इन क्लोज कॉन्टैक्ट इन ऑर्डर टू रिमूव डिजॉल्व्ड गैसेस एंड टू ऑक्सीडाइज डिजॉल्व मेटल्स। मेटल्स वगैरह जो भी हैं उसको भी वो ऑक्सीडाइज करके हटाता है, जैसे कि आयरन अगर बहुत ज़्यादा पानी में है, हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर VOCs, volatile organic compounds. This process is typically the first measured process of drinking water treatment plant and occurs in the secondary treatment. अभी हमने आपको ऊपर दिखाया था प्राइमरी और सेकेंडरी का डिवीज़न, ये देखिए। तो एरेशन किस में आता है? सेकेंडरी में आता है, राइट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the limit of water availability for a region to be classified as water stressed region? देखो, किसी भी क्षेत्र में पानी की क्या मात्रा अवेलेबल है उस हिसाब से उस क्षेत्र को क्लासिफाई किया जाता है। तो एक क्लासिफिकेशन है क्या चीज़ का? वाटर स्ट्रेस्ड रीजन। तो ये कब क्लासिफिकेशन होगा? जब पानी 1700 मीटर क्यूब पर पर्सन पर ईयर हो से कम हो, या 2000 मीटर क्यूब पर पर्सन पर ईयर से कम हो, या 2300 मीटर क्यूब पर पर्सन पर ईयर कम हो, या फिर 2500 मीटर क्यूब पर पर्सन पर ईयर कम हो। क्या है कि जब आप वाटर को क्लासिफाई करोगे किसी भी रीजन में कि वो अवेलेबल कितना है एज वाटर स्ट्रेस्ड रीजन। तो करेक्ट आंसर शुड बी फर्स्ट एक्चुअली, यस, इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट है। देखो यहाँ पे आपको डिवीज़न है, इसको आपको याद रखना है। यदि पानी 1700 मीटर क्यूब पर कैपिटा या पर पर्सन पर ईयर कम है तो उसको हम कहते हैं अंडर स्ट्रेस, ठीक। और अगर 1000 मीटर क्यूब पर कैपिटा पर ईयर है तो उसको बोलेंगे क्रॉनिक, मतलब बहुत ही बुरी स्थिति है, क्रॉनिक वाटर स्कार्ड सिटी। और यदि 500 से कम है, मतलब अब इससे तो क्या ही डिफाइन करें, पर कैपिटा पर ईयर, तो इसको कहेंगे एब्सोल्यूट स्कार्सिटी, मतलब एकदम एक्सट्रीम क्राइसिस है। तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए। एग्ज़ाम में वाटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं और ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इन दोनों स्टेटमेंट्स को आप पढ़ें और आप बताएं कि जो VOCs क्या है? आर एमिटेड फ्रॉम व्हीकल्स। दूसरा कथन है VOCs आर एमिटेड फ्रॉम ट्रीज। जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं क्या वो वाहन से निकलती हैं या फिर पेड़ पौधे से? दोनों में से क्या करेक्ट है?
सो द करेक्ट आंसर शुड बी फर्स्ट, दोनों कथन करेक्ट है। ओके अब देखिए वीओसीज के बारे में मैंने पढ़ा रखा है, फिर हम यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। वीओसीज क्या है, एक ऑर्गेनिक केमिकल्स है जिसमें हाई वेपर प्रेशर एट रूम टेम्परेचर रिजल्टेड फ्रॉम लो बॉइलिंग पॉइंट्स कॉजेज लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टू इवेपरेट और सब्लिमेट फ्रॉम द लिक्विड और सॉलिड फॉर्म ऑफ द कंपाउंड एंड टू एंटर इनटू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। इसके लिए एग्जांपल ले लो आप परफ्यूम का बॉटल। इसमें जो बॉटल में जो परफ्यूम है वो लिक्विड फॉर्म में है, फिर आपने इसको स्प्रे करा, राइट, फिर ये आपके इन्वायरमेंट में आ गया। अभी इस इन्वायरमेंट में क्या होगा, वेपराइज हो जाएगा और हमारे इन्वायरमेंट में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के रूप में वो घूमता रहेगा। और ये जो केमिकल्स जो रिलीज हो रहा है इस परफ्यूम से, ये बहुत ही हार्मफुल होता है। तो ये है वीओसीज, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और वीओसीज जो है वो एमिट हो सकता है नेचुरल सोर्सेज से भी और एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज, मतलब नेचुरल ट्रीज प्लांट्स हो गया। एंथ्रोपोजेनिक जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देखा व्हीकल्स का, तो वीओसीज ये है। पेंट वगैरह जो हम घर में यूज़ करते हैं उससे भी वीओसीज रिलीज होती है। तो देखो जो वीओसी के जो सोर्सेज है वो क्या क्या हो सकते हैं, कोल केमिकल इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल वॉशिंग सॉल्वेंट, फ्यूल कोटिंग मैन्युफैक्चर, ऑटोमोबाइल, हाउस होल्ड में जो केमिकल प्रोडक्शन हो रहा है, एडेसिव, ग्लूज वगैरह, इन सब से वीओसीज रिलीज़ होता है। अगर आप ज़्यादा समय तक वीओसीज से एक्सपोज रहेंगे तो आपको क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। अस्थमा के अटैक हो सकते हैं, आँखों में जलन, खुजलीपन, नोज़ से स्नीजिंग, हेडेक भी हो सकता है। अगर लंबे समय तक आप बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं इन सब चीज़ों से, मान लो आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हो, इनमें से किसी में भी, और वहाँ पर वीओसीज का रिलीज़ होता है तो उससे बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है। तो जो मेजर है वो है कि आपकी किडनी डैमेज हो सकती है और आपको बीपी का इशू हो सकता है। तो देखिए वीओसीज कितना ख़तरनाक है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने घरों में के अंदर वीओसीज से एक्सपोज रहते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया परफ्यूम का, कि आप जितना परफ्यूम यूज़ करते हो आप उतना ज़्यादा खुद को रिस्क में डालते हो एक्सपोजर टू वीओसीज। घरों के अंदर जैसे मैंने बोला फर्नीचर, अगर आपके घर में कोई फर्नीचर है, चेयर वगैरह है, आप उसको वार्निश कराते हैं, उसमें कुछ कोटिंग डलवाते हो तो उससे भी वीओसीज रिलीज़ होती है। कॉस्मेटिक्स है ना, जो भी क्रीम ये वो जितना मार्केट है पूरा कॉस्मेटिक्स का, वो सब बहुत डेंजरस है हमारे स्किन के लिए, हमारे पूरे ओवरऑल हेल्थ के लिए। लैमिनेट्स, डिटर्जेंट्स जो आप यूज़ करते हो कपड़े धुलने के लिए, फैब्रिक को सॉफ्ट करने के लिए जो केमिकल्स हैं, एयर फ्रेशनर्स जो रूम के अंदर है, प्लास्टिक्स, कारपेट्स, डाइज, ये सारी की सारी चीज़ें आपको वीओसीज मिलेंगी। उसी तरीके से पेस्टिसाइड्स, एडिजिव्स, पेंट के सॉल्वेंट्स, टोबैको स्मोक, राइट। तो इस तरीके से ये सारे के सारे वीओसीज के ये सारी चीज़ें सोर्स है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल पैरामीटर्स टू डिसाइड द वाटर क्वालिटी। आपके पास जो पानी है उसकी क्वालिटी को जांचने के लिए दो तरीका होता है, एक है फिजिकल पैरामीटर और दूसरा है केमिकल पैरामीटर। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है फिजिकल पैरामीटर्स, ठीक है। तो अब ऑप्शंस देखो क्या है, पीएच, टेम्परेचर, टोटल सस्पेंडेड पार्टिकल्स, उस पानी में क्या क्या पार्टिकल्स हैं सस्पेंडेड, हार्डनेस एंड कंडक्टिविटी। तो इसमें से कौन फिजिकल भौतिक पैरामीटर है पानी की गुणवत्ता को तय करने के लिए। प्लीज़ आंसर दिस क्वेश्चन, दिस आर PYQs एंड वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड कह रहे हो आप, A, B एंड D, pH, टेम्परेचर, हार्डनेस एंड E। लेट्स चेक द आंसर। करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ, B, C एंड E। देखो
पीएच जो टेस्ट करते हैं वो एक केमिकल प्रोसेस है ना। वाटर क्वालिटी को नापने के लिए तीन मेन चीज़ें, एक तो फिजिकल है, दूसरा केमिकल है और तीसरा बायोलॉजिकल। तो फिजिकल में वाटर क्वालिटी के पैरामीटर के लिए 8 प्रिंसिपल इंडिकेटर्स हैं, 8 फिजिकल में, याद रखना है इनको आपको। एक है कंडक्टिविटी, सैलिनिटी, TDS टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, टर्बिडिटी, टेम्परेचर, कलर, टेस्ट एंड ऑडर। ये सारी की सारी चीज़ें आप फिजिकली पानी में देख सकते हो, समझ सकते हो। केमिकल वाटर पैरामीटर्स क्या क्या है? पीएच, एसिडिटी, पीएच से ही पता चल जाएगा कि वो एसिड है कि अल्कलीन है, हार्डनेस, क्लोरीन एंड डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन्स। बायोलॉजिकल में आप क्या इंक्लूड कर सकते हो वाटर क्वालिटी की? उस पानी में बैक्टीरिया का क्या मात्रा है, एल्गी है, न्यूट्रिएंट्स है या वायरसेस है। ये सारे हमने आपको स्लाइड्स पढ़ा रखे हैं पॉल्यूटेंट्स वाले में, जहाँ पर हमने देखा था बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये सारी कॉन्सेप्ट जो हमने सीखी थी, यूट्रोफिकेशन वगैरह, वो इसमें आती है। ठीक है, कि वाटर क्वालिटी को बायोलॉजिकली डिग्रेड ये सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसको कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है आपको। फिजिकल वाटर क्वालिटी के पैरामीटर्स क्या हैं, केमिकली कैसे आप वाटर के क्वालिटी का जांच कर सकते हो, सिमिलरली बायोलॉजिकली। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनबॉड? एनबॉड का फुल फॉर्म बताइए। चलिए आंसर एवरीवन, सभी लोग आंसर करो इसको। एनबॉड का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? फोर्थ, नाइट्रोजेनियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। एनीवन एल्स? सेकेंड, ओके लेट्स चेक। तो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ। ठीक है, नाइट्रोजेनियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका मतलब होता है ऑल फॉर्म्स ऑफ रिएक्टिव नाइट्रोजन इन यूरिन एंड प्रोटीन्स, एग्जाम्पल यूरिया, यूरिक एसिड्स, अमोनिया, अमीनो एसिड, नाइट्रेट्स आर न्यूट्रिएंट्स फॉर algae एंड एक्वेटिक प्लांट ग्रोथ। जितने भी फॉर्म है नाइट्रोजन के, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट के रूप में काम करते हैं। किसके लिए? एल्गी के लिए और एक्वेटिक प्लांट्स के लिए। द नाइट्रोजिनस वेस्ट इन म्यूनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल सीवेज इज यूज्ड बाय autotrophic bacteria and they use a significant amount of oxygen as an energy resource and convert ammonia to nitrates। जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है इन म्यूनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल सीवेज, उसमें बैक्टीरियाज होती हैं, कौन सी टाइप की? ऑटोट्रॉफिक। और ये जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं वो इस्तेमाल करती हैं ऑक्सीजन जो है उसका एज ए एनर्जी सोर्स, और इसी ऑक्सीजन की हेल्प से वो कन्वर्ट करती हैं इन अमोनिया को नाइट्रेंट्स में। मतलब जो पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन यहाँ के एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स को मिलना चाहिए, वो कौन खा जा रहा है यहाँ पर? ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल क्या कर रही है कि जो भी अमोनिया प्रेजेंट है उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर रही है। द न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट पॉल्यूशन कंट्रीब्यूट्स टू द यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक्स, रिवर्स एंड वाटर बॉडीज व्हेन डिस्चार्ज इन अ फाइनल इफ्लुएंट। अगर पानी के अंदर आप कोई भी ऐसा पॉल्यूटेंट डाल रहे हो जो जिसमें न्यूट्रिएंट्स है ना, तो उससे क्या होगा? लेक का यूट्रोफिकेशन होगा। आप पहले जो हमने क्लास ली है यूट्रोफिकेशन पे, आप उसको देख सकते हो अच्छे से समझने के लिए। तो यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि कोई भी पानी या वाटर सोर्स है, उसमें मान लो एल्गी वगैरह आ गया हुआ, वाटर हायासिंथ आ गया, तो ये अपने सर्वाइवल के लिए क्या करेंगे? इस पानी में जो ऑक्सीजन है उसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। तो इससे क्या होगा? इस पानी में ऑक्सीजन की कमी होगी, और जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होगी तो जो बाकी जीव जंतु हैं जो पानी में ऑक्सीजन पे सर्वाइव कर रहे हैं उनका डेथ शुरू हो जाएगा। इसलिए कई बार आप देखते होंगे जो पॉन्ड्स वगैरह होते हैं, अगर उस पर हरे हरे अलगी वगैरह लग जाते हैं, कुछ समय के बाद वो पूरा लेक ही ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर यूट्रोफिकेशन हो गया, वहाँ पे पूरा जंगल झाड़ उगने लगेगा और पानी या पानी के अंदर जो रहने वाले जीव जंतु हैं वो सारे मरने लगते हैं। ये है एनबॉड।
इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए बॉर्ड का, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका मतलब है एनालिटिकल पैरामीटर रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट कि कितना ऑक्सीजन डिजॉल्व प्रेजेंट है पानी के अंदर, जिसको कंज्यूम कौन कर रहा है, एरोबिक बैक्टीरिया। और नेक्स्ट है सी बॉर्ड। इसका फुल फॉर्म क्या है, कार्बोनेसियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये मेज़र करता है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन, जो भी ऑक्सीजन डिजॉल्व है इस वाटर बॉडी के अंदर, उस वो जो कम हो रहा है, वो डिप्लीट हो रहा है, तो उसका सोर्स क्या है, कार्बोनेसियस सोर्सेज। जो भी चीज़ें इसको डिप्लीट कर रही हैं, ऑक्सीजन को कम कर रही हैं, वो कौन कौन से कार्बोनेशियस सोर्सेज हो सकते हैं। तो ये था सी बॉर्ड, इन बॉर्ड एंड बॉर्ड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सूट पार्टिकल्स आर। सूट पार्टिकल्स क्या हैं? इसका दूसरा नाम ब्लैक कार्बन है। ये क्वार्ट्ज साइज मतलब मोटे आकार में होते हैं, टॉक्सिक हैं, कंट्रीब्यूट इन ग्लोबल वार्मिंग, कैन पेनिट्रेट इनटू डीपर पार्ट्स ऑफ लंग्स, फेफड़ों वगैरह में घुसकर आपको बीमार कर सकते हैं। तो सूट पार्टिकल्स क्या है इसमें से? चार ऑप्शंस करेक्ट है आउट ऑफ 5। कालिक, सूट जो कालिक बोलते हैं। आंसर इट। ओके, सो करेक्ट आंसर इज थर्ड, A, C, D एंड E। इसके साइज बहुत छोटे होते हैं ना, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इसको ब्लैक कार्बन भी कहते हैं। ये बहुत टॉक्सिक है, हमारे लंग्स वगैरह में जाते हैं तो बहुत सारी बीमारियां करेंगे, और इससे ग्लोबल वार्मिंग में भी इनका योगदान है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट्स कॉज एसिड रेन। जो अम्ल वर्षा है, इनमें से किस पॉल्यूटेंट के कारण होती है? नाइट्रिक ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड मीथेन। इसमें से 3 करेक्ट ऑप्शन है जो कि एसिड रेन में उनका इन्वॉल्वमेंट है एज एन एयर पॉल्यूटेंट। आंसर इट। फर्स्ट, anyone else? The correct option is second, A, B and D. कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई रोल नहीं है एसिड रेन के अंदर। मीथेन तो बिल्कुल भी नहीं। तो देखो, एसिड रेन इज मोस्टली कॉज्ड बाय, जो मेजर रोल किसका है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। सल्फर डाइऑक्साइड, दिस गैस इज रिलीज इन द एटमॉस्फेयर। सल्फर डाइऑक्साइड का सोर्स क्या है? जब आप कोई भी फॉसिल फ्यूल, कोयला, तेल वगैरह जलाते हो तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वो एटमॉस्फेयर में जाकर सेटल हो जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड फिर क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और वो बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और ये सल्फ्यूरिक एसिड एसिड रेन में कंट्रीब्यूट करता है। सिमिलरली जब हम नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का सोर्स क्या है, व्हीकल एमिशन, जो सड़कों पे गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं उससे ये रिलीज़ होता है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ से भी, और आप कुछ भी फॉसिल फ्यूल्स वगैरह बर्न करते हो तो उससे भी। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट करता है पानी के साथ, ऑक्सीजन के साथ, और बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो एसिड रेन में मेजर कंट्रीब्यूटर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एसिड रेन में जो अम्ल वर्षा है इसका मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। और हमने आपको बता भी दिया कि ये किस तरीके से फॉर्म होता है, व्हीकल से एमिट करता है या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ या बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से, और फिर क्या करता है,
ये रिएक्ट करेगा पानी और ऑक्सीजन के साथ और बना देता है नाइट्रिक ऑक्साइड। सिमिलरली सल्फर डाइऑक्साइड जो है, इसका सोर्स क्या है कि आप कुछ भी बर्न करते हो, कोल या ऑयल वगैरह, उससे ये रिलीज़ होता है और ये एटमॉस्फेयर में जाकर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। दोनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड पानी के साथ भी रिएक्ट करता है, तब जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच जो अभी हमने आपको बताया, ये वाटर क्वालिटी का पैरामीटर है, किस लेवल पे? केमिकल। एन इम्पॉर्टेंट वाटर पैरामीटर इज़ अ मेजर ऑफ, क्या चीज़ मेजर करता है? एसिडिटी ऑन वाटर, बेसिसिटी इन वाटर मतलब अल्कलीन, बेसिक, कैन हैव वैल्यू अप टू 10, इसकी वैल्यू 10 तक होती है। रिप्रेजेंट्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, पानी में कितना हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी पानी का, जब आपने टेस्ट किया पीएच से और वैल्यू 0 आता है, इसका मतलब पानी पीने लायक है। अब बताओ पीएच के बारे में, कौन सी चीज़ें पीएच को डिफाइन कर रही हैं यहाँ पर? सदफ ने एबीडी बोला है, गुलाम मुस्तफ़ा ने एबीडी बोला है। ओके, आई थिंक करेक्ट है ये, या सो करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following energy sources has the lowest energy content per unit mass? सबसे कम एनर्जी देने वाला है। अगर मान लो 1 किलो कोयला भी है, 1 किलो बायोमास है और 1 किलो हाइड्रोजन और 1 किलो नेचुरल गैस है, तो सबसे कम एनर्जी हमें किससे मिलेगी? कोयला से, बायोमास से, हाइड्रोजन से या फिर नेचुरल गैस से? सेकंड कह रहे हो आप, बायोमास सबसे कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है। लेट्स चेक। राइट, बायोमास सबसे कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है। देखो ये आपके पास एक चार्ट है समझने के लिए। पर केजी कितना जूल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। सबसे कम एनर्जी क्या है? बैटरी है, फिर वुड है, इथेनॉल है, ये सब। सबसे हाई किसका? हाइड्रोजन है, मीथेन है, एलएनजी, नेचुरल गैस। अब बीच में फिर कोल वगैरह आ जा रहा है। तो सबसे जो लोएस्ट है उसको याद रखना है आपको, और हाईएस्ट को। हाईएस्ट में देखो ये सब है, हाइड्रोजन, मीथेन वगैरह। लोएस्ट में आप चले जाओगे तो बायोमास है, फिर लिथियम बैटरी। देखो दोबारा हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे। अब इसमें पूछ रहा है कि इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस आर एम्प्लॉयड टू रिमूव मेनली। जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हम लगाते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, हम उससे क्या रिमूव करते हैं पानी से? बैक्टीरिया रिमूव करते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स, फंगाई, कोलाइडल या फिर सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें से हम क्या रिमूव करते हैं वाटर को जब ट्रीट करते हैं बायोलॉजिकली? आंसर इट, सभी लोग आंसर करो। A, B and C. Okay, anyone else? D and E. जब आप वाटर को ट्रीट करते हो बायोलॉजिकली तो आप दो चीज़ों पर फोकस करते हो, कोलाइडल और दूसरा है सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन दोनों चीज़ों को आप रिमूव करते हो बायोलॉजिकली। कोलाइडल मतलब कोलाइड्स बन जाते, बड़े बड़े लम्स वगैरह, उसको। देखो बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जिसका दूसरा नाम है कन्वेंशनल मेथड, ये कॉमन और वाइडली यूज्ड मेथड है ट्रीटमेंट के लिए। इसमें बायोडिग्रेडेशन, ब्लीचिंग बाय टेकिंग एड ऑफ सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को मदद लिया जाता है। फंगी वगैरह हम हेल्प करते हैं, ये रिमूव, इनको पानी से हम रिमूव नहीं करते, इनका हेल्प लेकर पानी को हम बायोलॉजिकली ट्रीट करते हैं। ये सबसे सस्ता और आसान तरीका होता है जहाँ पर आप एरोबिक और एनारोबिक, एरोबिक मतलब यूज़ ऑफ ऑक्सीजन या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इन दोनों मेथड से आप फंगाई, बैक्टीरिया, यीस्ट, एल्गी का इस्तेमाल करके
वाटर को ट्रीट करते हो, वेस्ट वाटर को। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो कथन है आपके सामने। बायोडीजल बायोडीजल कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स एंड एनिमल फैट्स। बायोडीजल को आप क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, किससे? वनस्पति तेल से या फिर एनिमल के फैट से। दूसरा कथन है बायोडीजल विस्कोसिटी इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन दैट ऑफ पेट्रोलियम डीजल। विस्कोसिटी मतलब कि कोई भी चीज़ कितना आसानी से स्लिप कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, वो कितना कम गहरा है या कितना गहरा है, उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। तो जो बायोडीजल की विस्कोसिटी है वो कम है किसके मुकाबले? पेट्रोलियम डीजल के मुकाबले। सो आंसर दिस, क्या दोनों कथन सही है, गलत है, या फिर कौन से सही है और कौन से गलत है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। मतलब हाँ, बायोडीजल को आप प्रोड्यूस कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो वेजिटेबल ऑयल्स और एनिमल फैट से, लेकिन जो दूसरा कथन है कि बायोडीजल की विस्कोसिटी कम है पेट्रोलियम से, वो गलत है। तो हम थोड़ा बायोडीजल के बारे में जानते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। तो बायोडीजल में एक्चुअली क्या होता है? मिथाइल ईस्टर या और सोयाबीन ऑयल होता है। मिथाइल ईस्टर को हम प्योर बायोडीजल फ्यूल या B100 भी बोलते हैं। तो क्लीन बर्निंग रिन्यूएबल फ्यूल, ये जो बायोडीजल है वो बहुत साफ फ्यूल है, रिन्यूएबल फ्यूल है, जिसको हम नेचुरल प्लांट से बनाते हैं। फॉर एग्जांपल पाम ऑयल, रेपसीड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, इन सारे तेल से आप बायोडीजल को क्रिएट कर सकते हो। तो बायोडीजल में मिथाइल ईस्टर और सोयाबीन ऑयल वगैरह भी होती है। मिथाइल ईस्टर का दूसरा नाम ये है। अब विस्कोसिटी क्या होता है कि जैसे कोई भी लिक्विड है या कोई भी चीज़ें हैं, वो कितना देर तक खुद को रेसिस्ट कर सकता है डिफॉर्मेशन, मतलब अपने शेप को मेंटेन कर सकता है। फिर उसकी थिकनेस कैसी है? जैसे पानी, सबसे कम विस्कोसिटी पानी की है, इसका खुद का कोई शेप नहीं है, जिसमें डालो उस जैसा हो जाता है। लेकिन जो हनी है, इसकी विस्कोसिटी बहुत हाई है, ये अपने शेप में ही रहना पसंद करता है, ये ज़्यादा अपने आप को शेप को चेंज नहीं करता है अकॉर्डिंग टू द यूटेंसिल्स या जहाँ पर भी आप इसको स्टोर कर रहे हो। या फिर बहुत स्लोली ये डिफॉर्म होता है, बहुत स्लोली। लेकिन वाटर क्या है, क्विकली डिफॉर्म हो जाएगा, अपना जो शेप है एग्जिस्टिंग शेप उसको वो क्विकली चेंज कर लेता है। तो दूसरा कथन था कि बायोडीजल की विस्कोसिटी कम है पेट्रोलियम डीजल से, ये गलत है। ओके, अगला सवाल है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स HFCs रिप्लेसमेंट्स ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ODS बोलते हैं इसको। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वेर ऑल्सो डिसाइड टू बी फेस्ड आउट ड्यूरिंग कोपेनहेगन 1992 कॉन्फ्रेंस, क्योंकि HFCs का शॉर्टर लाइफ टाइम है CFCs के मुकाबले, एंड कंटेन नो क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो क्या ये दोनों असर्शन रीजन आपस में एक दूसरे लिंक्ड हैं और क्या सही है दोनों? HFCs रिप्लेसमेंट्स ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस CFCs were also decided CFCs to be phased out during Copenhagen 1992 conference. The correct answer फोर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन गलत है, लेकिन सेकंड रीजनिंग सही है कि HFCs का जो लाइफ टाइम है शॉर्ट होती है CFCs के मुकाबले, और इसमें किसी भी प्रकार का क्लोरीन और ब्रोमीन नहीं होता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन, इनमें से किस गैस का मैक्सिमम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है? GWP, सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किस गैस का है? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। थर्ड कह रहे हो आप? थर्ड सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किसका है? देखो यहाँ पे चार्ट आप देख लो, सबसे कम है कार्बन डाइऑक्साइड का, 1 है।
मीथेन 29.8, नाइट्रस ऑक्साइड 273, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स 5 से 14,600, परफ्लोरोकार्बन्स, सल्फर हेक्साफ्लोराइड एंड नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन टेराइफ्लोराइड का, नहीं 17,400, सल्फर हेक्साफ्लोराइड का 25,200। ये है आपका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 1 पे रहता है, उसी के रेफरेंस में बाकी सारे गैसेस के जो है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कैलकुलेट किए जाते हैं। Okay, so now we will move on to the next question. तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ये क्या होता है एक्चुअली, कि ये जो गैस है उसका क्या लाइफ टाइम है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो कितने समय तक हमारे एटमॉस्फेयर में घूमता फिरता रहता है ना। तो सबसे खतरनाक यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड सबसे लंबे समय तक वो हमारे एटमॉस्फेयर में जगह बनाए हुए रहता है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन का दूसरा नाम गुड ओजोन है, पहला कथन। दूसरा कथन, ओजोन एट द सरफेस लेवल इज अ सीरियस हेल्थ हैजार्ड एंड नॉन पॉल्यूटेंट। लेकिन अगर ओजोन हमारे धरती पे सरफेस पे आ जाए तो ये बहुत ही खतरनाक हेल्थ हैजार्ड का रूप ले सकता है और ये एक पॉल्यूटेंट के रूप में काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग कि जब तक ऊपर है तो वो गुड है, जैसे ही नीचे आता है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो क्या ये दोनों कथन सही है? राइट, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होने चाहिए इसके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो अभी लास्ट क्वेश्चन हमने किया। अमंग्स द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेस किसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1 है? बताओ। इजी, वेरी इजी, क्विकली। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1। थर्ड राइट, कार्बन डाइऑक्साइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन। लार्ज स्केल डैम्स, जो बड़े बड़े स्केल पर डैम्स बनाए जाते हैं उससे भी ग्रीन हाउस गैस का एमिशंस होता है। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए ग्रीन हाउस गैसेस में क्या क्या गैसेस को लिस्ट किया गया है, क्योंकि व्हेन सबमर्ज्ड वेजिटेशन डिके, जब कोई भी वहाँ पे वेजिटेशन पेड़ पौधे उसमें दब के सड़ जाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। क्या दोनों स्टेटमेंट सही है गलत है पहले वो समझना है, फिर क्या दोनों स्टेटमेंट्स में रिलेशन है, मतलब कि बड़े बड़े डैम्स जो है वो ग्रीन हाउस गैस एमिट करते हैं क्योंकि उस डैम्स के आसपास जो भी वेजिटेशन है, जो भी पेड़ पौधे हैं वो सड़ जाते हैं, तो उस पेड़ पौधे से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। तो आंसर दिस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ग्रीन हाउस गैस की लिस्ट में क्या क्या आता है। मैंने आपको कल भी बताया था और भी प्रीवियस क्लासेस में बता रखा है। और अब बताओ इसके आंसर क्या होंगे। सेकंड कह रहे हो आप कि दोनों कथन सही है मगर रिलेशन गलत है। सो लेट्स चेक। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों के बीच का रिलेशन भी सही है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ पकड़ने का ये है कि जो भी सबमर्ज्ड वेजिटेशन होती है, जो भी पेड़ पौधे वगैरह थे ये दब कुचल के मर गए, तो इससे रिलीज़ क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, और ये दोनों के दोनों क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, राइट। सो इसलिए
उस डैम के आसपास जो भी पेड़ पौधे कुचले गए हैं, मारे गए हैं, वहाँ से ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है। अगला सवाल है, जो विंड एनर्जी है, जो विंड एनर्जी है वो किस प्रकार की एनर्जी है? इंटरमिटेंट, एक्सट्रीमली यूजफुल एट रिमोट एंड आइसोलेटेड प्लेसेस, डज नॉट डिपेंड अपॉन वेदर, इज अ क्लीन एनर्जी, डज नॉट हैव एनी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एट ऑल। गुड क्वेश्चन। कुछ कुछ ऑप्शंस तो आप कॉमन सेंस से गेस कर सकते हो, कुछ कुछ ऑप्शंस में आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो आप इसको आंसर देने की कोशिश करें। फोर्थ कह रहे हो आप, सी डी ई। एनीवन एल्स? करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड, ए बी एंड डी। ये इंटरमीडिएट एनर्जी है, यस, अभी मैं समझाऊंगी कैसे। दूर दराज के इलाकों में जहाँ आइसोलेटेड प्लेसेस हैं वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल अच्छा खासा हो जाएगा, क्योंकि जो विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए जो विंड मिल लगती है वो बहुत बड़े बड़े ब्लेड्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े, तो इसलिए वो ऐसे जगह पर आप लगा सकते हो जहाँ पर आइसोलेटेड हो, जहाँ पर आबादी ना हो। एंड देन ऑब्वियसली इट्स अ क्लीन एनर्जी, राइट। तो इंटरमिटेंट एनर्जी क्या होता है, इसको समझते हैं। इंटरमिटेंट एनर्जी इज एन एनर्जी सोर्स हु सप्लाई इज नॉट ऑलवेज कंटिन्यूस। ये लगातार आपको एनर्जी नहीं देता है, रुक रुक के, ठीक है, समय समय के साथ देता है। फॉर एग्जाम्पल सोलर एंड विंड एनर्जी, टाइडल पावर, वेव पावर, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं इंटरमिटेंट के, जो कि आपको कंटिन्यूस एनर्जी नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर सोलर, अगर आप सन प्लेट से ले रहे हो, सोलर सेल से, तो जब तक धूप चल रही है तो वो आपको एनर्जी दे रही है, रात हो गई, सनसेट हो गया तो नो एनर्जी। तो इस तरीके से विच कैन बी, अब जैसे विंड के हिसाब से बहुत तेज़ का विंड चल रहा है तो आपके पास बहुत एनर्जी आ रहा है, मान लो हवा ही नहीं चल रहा, आपका विंड मिल मूव ही नहीं कर रहा है, तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो आप इस प्रकार की एनर्जी को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, ताकि आप बाद में इसका इस्तेमाल कर सको। लेकिन कॉन्स्टेंटली ये यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूसर आपको मिल रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इजी, जो फर्स्ट क्लास की लेक्चर थी उससे रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? इसमें से कौन कौन SDGs हैं? नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, एम्प्लॉयमेंट टू एवरीवन, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी। क्या होगा? सब लोग इसका आंसर दो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। थर्ड, A B D and E. Okay, so the correct answer should be third. एम्प्लॉयमेंट टू एवरीवन की बात SDGs में नहीं की गई है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज कंसिडर्ड एज सरोगेट फॉर आई इरिटेशन? आँखों में ये बहुत इरिटेशन मचाते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ओजोन। ओजोन, जो सरफेस पर जो ओजोन आ जाती है, जो हम अभी पीछे क्वेश्चंस देख रहे थे, गुड ओजोन है जब तक वो स्ट्रेटोस्फेयर में है, बैड हो जाता है जैसे वो सरफेस पे आता है, फिर सरफेस पे आकर वो आइज को इरिटेट बहुत ज़्यादा करता है ओजोन। अगला सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग लीड टू इंक्रीज रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैस मीथेन। अगर ग्लोबल वार्मिंग होता है उसके कारण मीथेन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। दूसरा कथन है, देयर इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन करंटली फ्रोजन। बहुत बड़े अमाउंट में मीथेन जो है वो फ्रोजन है इन द परमाफ्रोस्ट इन द फार नॉर्दर्न रीजन ऑफ द वर्ल्ड। जो दुनिया है उसका जो नॉर्थ का इलाका है, उस इलाके में जो मीथेन है वो ट्रैप है अलग अलग बर्फ़ के गोले में, जिसको बोलते हैं परमाफ्रोस्ट। तो क्या दोनों कथन सही है, गलत है, क्या सीन है इन कथन्स का? दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ओके,
ओके। अगला सवाल देखो, बायोडीजल पे आ गया, अभी हमने ये किया था। बायोडीजल कैन रिड्यूस सल्फर एमिशन सिग्निफिकेंटली इन कंपैरिजन टू गैसोलीन। एनर्जी डेंसिटी ऑफ बायोडीजल, जो एनर्जी डेंसिटी है बायोडीजल की वो बहुत कम है, किसके मुकाबले? इथेनॉल के मुकाबले। फर्स्ट, दोनों करेक्ट कह रहे हो आप। सो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स है। अब हम थोड़ा देखते हैं इस पर। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी है किसी भी सिस्टम में पर यूनिट वॉल्यूम। मान लो ये आपका एक क्यूबिकल बॉक्स है, इसका अपना कुछ वॉल्यूम होगा मीटर क्यूब में, इसमें कितना केजी एनर्जी है। तो एक मैंने एक एग्जांपल दिया क्यूब का वॉल्यूम को समझने के लिए। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास पूरा चार्ट है कि प्रोपेन का कितना है, इथेनॉल, गैसोलीन, डीजल, बायोडीजल, वुड, कोल, हाइड्रोजन, ये है। ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। एयर पॉल्यूटेंट के दो प्रकार है, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसमें से आपको बताना है सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट कौन कौन है इसमें से। What should be the correct option to this? Secondary air pollutant. तो आंसर इज फोर्थ, A, C and D. A, C and D, ठीक है। ये सारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हैं। ओके, डिजीज़ से एसोसिएटेड है, ये पॉल्यूटेंट्स हैं और इससे क्या एसोसिएटेड डिजीज़ हो सकती है, ये भी मैंने आपको करा रखा है, तो आप इसको इजीली आंसर कर सकते हो। कार्बन मोनोऑक्साइड से किस प्रकार का हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है निगेटिवली। नाइट्रोजन का क्या है, वीओसीज का क्या है, ओजोन का क्या है। तो देखिए, नाइट्रोजन का ब्लू बेबी सिंड्रोम है, बी का 4, ये रहा, ये रहा, ये रहा, राइट। और ए का थर्ड, कार्बन मोनोऑक्साइड एस्फिक्सिएंट है, वीओसीज कार्सिनोजेनिक। अब लंबे समय तक वीओसी से एक्सपोज रहेगा तो कैंसर और कैंसर से रिलेटेड टाइप की डिजीज़। और ओजोन क्या है, वो एलर्जेनिक, ऐसे ओजोन का आई इरिटेशन, जो अभी हमने पीछे देखा था। ओके, तो आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं और मैं इसका पीडीएफ भेज दूँगी, आप देख सकते हो। कल क्लास नहीं लेंगे, अब हम आईसीटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हो।